ओके, अच्छा अच्छा, बीट्स हेडफोन्स की बात हो रही थी कि जिस तरीके से एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में जो प्रेस रिव्यूज थे वो नेगेटिव थे, ठीक है, और बज़ाहिर नज़र आ रहा था लोगों को इतना पसंद नहीं आएगा क्योंकि ओवर प्राइस्ड भी था और अंडर परफॉर्मिंग भी था, जिस तरीके से एक रिव्यूज होते हैं प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन हुआ ये कि सीडिंग को यूज करके ये बीट्स हेडफोन्स ने अपनी प्रोडक्ट की सेल जो है वो $1 बिलियन, विच इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ हेडफोन्स, ठीक है। और उसने यहाँ तक उसको ले गया। और क्या उसने किया कि जो उनके मशहूर जैसे NBA बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, ली ब्रॉन, उसको इन्वॉल्व किया, लेडी गागा को इन्वॉल्व किया उसकी वीडियोस में, ठीक है, एक और रैपर है लिल वाइन, इसको इन्वॉल्व किया, और अपनी थोड़ी एम्बेलिशमेंट के करके उन हेडफोन्स को उनको प्रोवाइड कर, उनकी बाहिर से भी कि उनकी जो पिक्चर्स जो लोगों को नजर आ रही हैं, जो वायरल हो रही हैं उनकी वीडियोस, या जो लोग उनको देख रहे हैं, सिर्फ वहां पे उन्होंने देखा कि जी बीट हेडफोन्स जो है उन्होंने पहने हुए हैं। और ये सेम स्ट्रेटजीज जो है वो मार्केटर्स यूज करते हैं जब अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको किसी मूवी में, किसी जैसे कहते हैं वीडियो में यूट्यूब की, या किसी मशहूर बंदे को उसको फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं, और उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये की जाती है कि आप इसको जस्ट यूज करें ताकि पब्लिक आपको नोटिस करे। और जब आपकी प्रोडक्ट जो है उसको नोटिस किया जाएगा तो जाहिर है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसकी वजह यह है कि लोग एक्चुअली उन सेलिब्रिटीज के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, उनके नेटवर्क का पार्ट है, चाहे उनके ग्रुप का मेंबर ना भी हो, लेकिन उनके नेटवर्क का पार्ट है और उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ द सीडिंग कांसेप्ट ऑफ सीडिंग वर्क्स। The spread of contagion through social network is difficult to track and measure in the physical world, but data mining of consumer activity on the internet is estimation of the spread and impact of contagion. Contagion basically actual disease आप उसको फॉलो करते हैं, और डाटा माइनिंग के जरिए भी हमें ये पता चल जाता है समटाइम्स कि वो कौन सी प्रोडक्ट है, वो कौन सी टॉपिक है, वो कौन सी वायरल हो रही है और जिसको लोग जो है वो ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं सेंड देम द कंटेंजन एंड काउंट एंड ट्रैक द बिहेवियर। फर्म्स भी जो हैं वो ट्रैक रख रही होती हैं कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का, उनको डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट सर्विस परफॉर्म कर रही होती हैं, जिनसे उनको ये पता चल जाए कि कौन सी जो डेमोग्राफिक्स हैं वो किस चीज में ज्यादा जो है उसको फॉलो करते हैं, उन किस से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, और किस किस्म की जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे एक जिक्र आया डाटा माइनिंग का। डाटा माइनिंग का मतलब ये है कि किस तरीके से हम डाटा को यूज करके, यानी उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करके। अब डाटा माइनिंग किस तरह हो सकती है? यू कैन ट्रैक द फेसबुक पोस्ट्स of different people over a past few period, यानी past few months, और आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कौन सा टॉपिक जो है उसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। या फिर आप ये देख सकते हैं इवन ट्विटर के जो ट्वीट्स हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड्स हैं। यह भी देखा जा सकता है कि जिस तरह गूगल पे अगर लोग क्या चीज ज्यादा सर्च कर रहे हैं, और वहां से भी मार्केटर्स जो है अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि इस टाइम लोगों की प्रेफरेंस ये होगी तो हम इस चीज को ज्यादा फोकस करें। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और पहले भी मैंने क्लास में भी जिक्र किया होगा इसका, कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी अपकमिंग फील्ड। सिमिलरली डाटा माइनिंग जो है उसका भी बहुत ज्यादा स्कोप है, और अगर उसकी टेक्निक्स एंड टूल्स और उसके सॉफ्टवेयर हम में से कोई सीख लेता है तो उसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इन योर एम्प्लॉयबिलिटी, आपके फ्यूचर में उसकी फ्रीलांसिंग पे भी बहुत ज्यादा उसका काम है। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि किस तरीके से टूल यूज हो सकते हैं, आई विल शो यू अ वेबसाइट, ठीक है, जो बेसिकली गूगल ट्रेंड्स, ठीक है, जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। मैं अभी आपको वो वेबसाइट शो करता हूँ। अब ये देखिए, ये trends.google.com, ये एक वेबसाइट है जो गूगल ने खुद ही बनाई है ये बताने के लिए कि किस रीजन में, किस इलाके में या वर्ल्ड वाइड कौन सा टॉपिक कितना सर्च हो रहा है और किस तरह लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंट चीज आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लोर व्हाट द वर्ल्ड इज सर्चिंग। तो अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल
और इसके डिफरेंट आप जो हैं वो डायमेंशंस भी देख सकते हैं, जिस तरह कोरोना वायरस के सर्च ट्रेंड्स क्या हैं। ठीक है, अब थैंक्स गिविंग है यूएसए में, यूएसए के इलेक्शंस थे उस तरह। अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे एक रीजन, एक मैं इस तरह यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ क्रिकेट। ठीक है, तो हम क्रिकेट की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जी क्रिकेट की कितनी सर्च हो रही है। ये देखें, इसने अभी सर्च कैरी आउट करेगा। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स की बजाय हम यहाँ पे उसको कहते हैं कि कम टू पाकिस्तान। ठीक है, जी पाकिस्तान में क्रिकेट के बारे में क्या सर्च हो रही है, तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड हमारे पास सामने आया, एक ट्रेंड एनालिसिस जो उसने प्रेजेंट किया फ्रॉम यूजिंग द डाटा। ठीक है, जिसमें ये देखें कि समहाउ ये कौन सी डेट्स है, 2 to 8 अगस्त को क्रिकेट की सर्च जो है वो मैक्सिमम पे गई है। सिमिलरली 23 to 29 फेब क्रिकेट की सर्च जो है वो मैक्सिमम पे गई है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो वो बताएगा जी कौन कौन से सब रीजन्स में इस टाइम क्रिकेट के बारे में ज़्यादा सर्च हो रही है। यानी ये इलाका जो है जैसे फाटा है, यहाँ पे क्रिकेट के बारे में ज़्यादा सर्च हो रही है। केपीके में उसके बाद हो रही है, बलूचिस्तान में उससे कम हो रही है, आज़ाद कश्मीर और पंजाब में उससे कम हो रही है। अगर देखा जाए तो रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है, अच्छा रिलेटेड टॉपिक्स के हिसाब से भी देखा जाए कि ये मैरी ली बॉर्न क्रिकेट क्लब के बारे में सर्च की गई, क्यों की गई, ये अब हमें देखना है कि उसकी क्या वजह हो सकती है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में सर्च की गई, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में सर्च की गई। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो लोगों ने सर्च टर्म्स यूज की, मार्केटर्स उनको यूज करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए। इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करता हूँ। अर्तुगरुल पाकिस्तान का जो मोस्ट फेमस आजकल जो सर्च चल रही है, ठीक है, टेलीविजन सीरीज, इससे हम कंपेयर करते हैं जस्ट टू सी कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमारे जो इंटरेस्ट हमने लोगों को देखने हैं उसमें किसका ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें तो आई थिंक द रेड कलर बेसिक अर्तुगरुल एंड द ब्लू इज क्रिकेट। ठीक है, और ये देखें कि किस तरह लोगों का इंटरेस्ट इस ड्रामा सीरियल में ज्यादा, हालांकि क्रिकेट पाकिस्तान का एक कौमी खेल तो नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला खेल है, और किस तरीके से लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन ये ड्रामा सीरीज ने कई गुना ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर पैदा हुआ। उसकी वजह कोविड के दौरान पाकिस्तान खेल रहा होता तो देयर इज अ चांस कि इसकी सर्च ज्यादा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा माइनिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस। और ये दो बड़ा बेसिक लेवल का मैंने आपको बताया। देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट जिससे हम डाटा माइनिंग कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आईटी वालों का ही टूल नहीं है, ये बेसिकली हर मार्केटर जो है उसको इसको थोड़ा बहुत इस चीज को हैंडल करना आना चाहिए। एंड इट्स पार्ट ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग विच इज वेरी फेमस नाउ डेज। अच्छा, इसी तरह बाय रीजन भी अगर हम देखें तो ये देखें कि अर्तगल की जो ज़्यादा रिसर्च की गई सर्च ये किस इलाके में ज़्यादा की गई है। ठीक है, और क्रिकेट की ज़्यादा किस इलाके में की गई है, इसने यहाँ पे भी ये बता दिया। तो स्विचिंग बैक टू आवर स्लाइड्स। ओके, ऑन द अदर हैंड जब हम बात कर रहे हैं सीडिंग की, या हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एक वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, सो यहाँ पे कुछ की नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म टू कंट्रोल। ठीक है, बेसिकली वट एवर इज पुट आउट देयर इज अनफिल्टर्ड कंटेंट, इट इज अनकंट्रोल्ड कंटेंट। वो उसको कोई बेसिकली कहते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज इस टाइम उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर रही, उसको बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही। although Facebook and Twitter and all these social websites do have their own censoring procedures and their protocols to upload some content, लेकिन उसका वो एस्पेक्ट नहीं है। जो कुछ भी कोई बंदा भी है उसको आउट है, वो कुछ भी वहां पे पोस्ट कर सकता है। और अगर
जो भी किसी कंपनी या स्पेसिफिक ब्रांड के स्पेक्ट से पोस्ट आउट हो जाए तो उसको बाद में उसके जो अगर जिसका ना इनिशियल इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो सकता है। और अगर आपका कोई अपना एम्प्लॉय वो नेगेटिव बिहेवियर अपनी कंपनी को जो है वो डिफेम करने की कोशिश करे या कोई प्रैंक ले करे या कोई नेगेटिवली टोन्ड वीडियो जो है वो अपलोड कर दे, तो आप उस एम्प्लॉय को तो फायर कर सकते हैं, लेकिन जो डैमेज वो कर जाएगा उस डैमेज को कंट्रोल करना काफी टाइम टेकिंग और डिफिकल्ट टास्क होगा। Our next topic is a consumption subculture. Consumption subculture is also a type of a group, और ये वो डिस्टिंक्टिव सब ग्रुप है किसी एक सोसाइटी में जो खुद ही बन जाता है ऑन द सम शेयर्ड कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लास, अ ब्रांड और द कंजम्पशन। कई लोग जो है उनको जैसे लाहौरी खाने पसंद है तो लाहौरी खानों का एक ग्रुप बना सकते हैं। और होता ये है लोग जिनको एडवेंचर पसंद है वो एडवेंचरर्स का ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स की भी बात कर रहे हैं और ऑफलाइन ग्रुप्स की भी बात कर रहे हैं। सो जहाँ पे भी एक जब ऑनलाइन कम्युनिटी नहीं होती थी तो सारे ऑफलाइन ग्रुप्स बना करते थे, और ये हर माशरे में ये ग्रुप्स एग्जिस्ट करती हैं जिनकी पसंद, जिनकी प्रोडक्ट्स की पसंद और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी ये ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि जब ये कंजम्पशन सब कल्चर्स के ग्रुप्स बनते हैं तो ये काफी हद तक एक बड़े जैसे कहते हैं ना विजिबल ग्रुप्स बन जाते हैं, जिनके अंदर एक बाकायदा एक सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसके कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो न्यू होते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो न्यू को जो है वो उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो बड़ा आइडेंटिफाइबल और हायरार्किकल किस्म का सोशल स्ट्रक्चर उनमें एग्जिस्ट कर सकता है। फिर ये जो लोग जो कंजम्पशन सब कल्चर का जो ग्रुप है, ये ग्रुप या बनाया जाता है या खुद ब खुद ही बन जाता है बेसिकली, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट सेम होते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। दिस शेयर अ सेट ऑफ बिलीव्स और वैल्यूज, ठीक है, उनके जो फिर वो मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में बिलीव्स या ओवरऑल डिफरेंट चीजों के बारे में बिलीव्स जो है वो एक जैसे हो जाते हैं। दे समटाइम्स हैव सम यूनिक रिचुअल्स, सम यूनिक मोड ऑफ सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। जिस तरीके से एग्जांपल्स गिवन है कि जैसे नाइकी के शूज हैं, लोग इस हद तक क्रेजी होते हैं, उन्होंने एक बदल ग्रुप्स बनाए होते हैं और ग्रुप्स में शेयर भी कर देते हैं कि न्यू या शूज अब अवेलेबल होंगे। वो जैसे कोई शूज आने लगते हैं वो बेसिक लॉन्ग वेटिंग लाइंस बना लेते हैं शॉप्स के बाहर उनके इंतजार में। और देयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन जो इतना क्रेजी है बेसिकली नाइकी के शूज के लिए कि दूसरा, और उसमें मसला क्या है, शूज तो उसने खुद पहनने हैं लेकिन साथ साथ में शूज दूसरों को दिखाने भी हैं, उसने ग्रुप में भी शेयर करना है कि ये जी मैंने शूज खरीदे हैं। तो वो जब आप उस ग्रुप का पार्ट होते हैं तो यू नीड टू गेट दैट प्रोडक्ट। तो वो उसने 2 दिन नाइकी के जो शॉप थी उसके बाहर गुजारे टू वेट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट जिसको लिमिट तो उसने हासिल करा था फर्स्ट, यानी ये भी अच्छा एक कंपटीशन सा राइज हो जाता है कि आप वो चीज जरूर हासिल करनी है। सो ये कंजम्पशन सब कल्चर्स जो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी एक खास बात है। ये इस तरह बहुत ज्यादा, शायद आप लोगों ने अपने पहले भी मार्केटिंग के कोर्स में ये चीज पढ़ी हो या अभी भी आप इस ब्रांड के हवाले से देख रहे हो कि हार्ले डेविडसन बाइक्स हैं जिस तरह यूएसए में, ठीक है, ये एक स्पेशल किस्म की बाइक्स हैं, हैवी बाइक्स जिन्हें हम पाकिस्तान में कहते हैं। और बेसिकली ये बाइक्स एज अ प्रोडक्ट से ज्यादा एज अ कंजम्पशन सब कल्चर को आइडेंटिफाई करती हैं। इसके चलाने वाले लोग एक खास किस्म की सोच रखते हैं, हिप्पी सोच, एक थोड़ा सा रैश किस्म की थिंकिंग होती है उनकी, और बाकायदा इनके एक गैंग्स की शक्ल में ये जाते हैं, टैटूज बनवाते हैं, इनकी बड़ी होती हैं, इनके बाल एक खास तरीके की लंबी लंबी दाढ़ियां भी रखी होती है, कई लोगों ने टोपियां पहनी होती हैं, और ये ट्रैवल करते हैं ऑल अराउंड अमेरिका इन बाइक्स के ऊपर, और इनके गेट टुगेदर्स भी होती है। सो तो ये कंजम्पशन सब कल्चर जो है ये एग्जिस्ट करता है रिगार्डिंग सम प्रोडक्ट, रिगार्डिंग सम ब्रांड, रिगार्डिंग सम इवन देयर कंजम्पशन पैटर्न। इस तरह के और भी ग्रुप्स हैं, जैसे कई लोग किसी खास बीमारी में मुब्तला होते हैं या उनकी कोई खास जैसे कहती हैं एहतियात होती है, एलर्जीज होती हैं, वो उनके हवाले से भी ग्रुप्स बना लेते हैं। देयर आर ग्रुप्स जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो वीट कंज्यूम नहीं कर सकते, आटा नहीं खा सकते,
उनको लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स उनको चाहिए होती हैं, तो उन्होंने अपने ग्रुप्स बहुत सारे फेसबुक पे बनाए हुए हैं। कोई लोग जो हैं वो एक जिसे कहते हैं उनके टेस्ट हैं स्पेसिफिकली, वो उन चीज़ों को पसंद करते हैं, तो उन्होंने भी ग्रुप्स बनाए होते हैं। इस तरह मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की अबाउट पाकिस्तान, तो देखा जी आजकल पाकिस्तान में अर्तगर्ल के हिसाब से बहुत सारे फैन पेजेस और ग्रुप्स बने हुए हैं, और प्रोडक्ट्स उसके बारे से लॉन्च हो रही हैं, और लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। उनके जो सेलिब्रिटीज हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केटर्स ऑब्वियसली। अगर टर्की के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो अगर आप देखें तो टर्की इन इट सेल्फ कंट्री की जो टूरिज्म है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अर्तुगल। अब पाकिस्तान में भी यहाँ पे एक मशहूर सहाफ़ी जैसे जावेद चौधरी ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ट्रैवलर्स का ग्रुप। वो लोग भी रिसेंटली जो है वो टर्की गए हैं, और जब उसने शुरू किया था ये ग्रुप तो हार्डली 15-20 लोग होते थे, और अब वो सैकड़ों की तादाद में लोग जो है उस ग्रुप में ट्रैवल करने जाते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने टूर जो है वो टर्की का लगाया है। तो इसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रही है। जैसे हमने कहा कि मार्केटर्स के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो उनकी कोशिश होती है कि उनकी प्रोडक्ट के कंजम्पशन सब कल्चर्स क्रिएट किए जाएं, ठीक है। और ना सिर्फ उनके कंजम्पशन सब कल्चर्स को क्रिएट किया जाए, फिर एक ऐसा टाइम आए कि आप उस छोटे से ग्रुप में से निकल के आप फिर उसको एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर भी उसको मशहूर करा दें। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक आहिस्ता आहिस्ता जो कंजम्पशन सब कल्चर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए फॉर अ मच लार्जर ग्रुप। इसकी एग्जांपल जो है दैट इज अ स्नीकर कल्चर। अब स्नीकर्स जो पहने जाते हैं, जो जॉगर्स हम पहनते हैं, एक्चुअली एक ज़माना था, ये मशहूर था कि ये जॉगर्स जो है सिर्फ जॉगिंग के लिए या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जो यूज़ होते हैं। जब लोग वैसे किसी से मिलने जुलने जाते थे तो वो जो बूट्स पहनते थे, ठीक है, जो पॉलिश करने वाले हैं, उनका ज़माना होता था। ये खेड़ियाँ पाकिस्तान में पहनी जाती थी। लेकिन अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्नीकर कल्चर जो एग्जिस्ट करता है। आप इवन पार्टीज में, इवन थोड़े से निस्बतन जो सेमी फॉर्मल किस्म की जो एक्टिविटीज होती हैं, उधर भी ये स्नीकर्स पहन के जाते हैं। और बेसिकली इनका ये मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उस कंपनीज ने उनको एक कंजम्पशन सब कल्चर से हटा के एक लार्जर पॉपुलेशन के लिए उसको मशहूर कराया। किस तरह करवाया? ऑब्वियसली उसके अंदर उसने उन ग्रुप्स को एंगेज किया जिनको लोग फॉलो करते थे, जैसे सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन, शोबिस के लोग, और उस तरीके से फिर उन्होंने कंजम्पशन सब कल्चर को क्रिएट किया। Marketers can and should attempt to use the most respected members of a consumption subculture as a means for identifying trends and influencing consumers in the mass market, जैसे मैंने अभी बात आपको बताई है। अब यहाँ पे कुछ सोचने की बात है जब भी हम आगे जाकर चीज डिस्कस करेंगे कि कैन मीनिंगफुल कम्युनिटीज एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट। What are the implications for societies for the emergence of internet-based communities? What are the ethics of marketers monitoring internet interest group for product and advertising insights? What are the ethics of marketers participating in internet interest group without revealing their identity और पर्पस? ऑनलाइन मार्केटिंग ने इस हद तक चेंज कर दिया हमारा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कि हमें ये देखना पड़ता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। क्या चीज़, एक तो मोरालिटी से हट के ये भी देखना पड़ता है कि हम कौन सा ऐसा स्टेप ले रहे हैं जो इन द लॉन्ग रन हमारे कंज्यूमर्स को नापसंद होगा, जिसको वो प्रेफर नहीं किए करेंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि मार्केटर्स जो हैं वो एक बड़ा न्यूट्रल किस्म का अप्रोच लेके अपने आप को शो नहीं करते कि हम बिलोंग कर रहे हैं, बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक थर्ड पार्टी बन के अपनी ही प्रोडक्ट को मशहूर करना शुरू कर देते हैं। जैसे समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के रिव्यूज, इनसाइड कंपनी जो है वो उस प्रोडक्ट के रिव्यूज जो है वो पॉजिटिव करना शुरू कर दे, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली एन अनएथिकल एस्पेक्ट। क्योंकि जब तक न्यूट्रल रिव्यूज नहीं आएंगे, अगर लोगों को इस चीज का पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो डिसलाइक करेंगे और आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा इन द लॉन्ग रन एज कम्पेयर टू अगर आप उसको अपनी सर्विसेज को वैसे ही बेहतर करने की कोशिश करें। कंज्यूमर सब कल्चर से ही निकलती हैं ब्रांड कम्युनिटीज, जो स्पेसिफिकली किसी ब्रांड के लिए बनाई जाती हैं, उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके ग्रुप्स, और बाकायदा ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं
और अक्सर औकात ये नॉन जोग्राफिकल बाउंड कम्युनिटीज होती हैं, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं। समटाइम्स ये होता है कि ये किसी कंट्री में भी हो सकती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, which are based on a structured set of social relationship among owners of a brand and the psychological relationship they have with the brand itself, the product use and the firm। यानी कि इसके अंदर, चूंकि मैंने आपको बताया कि मार्केटर के लिए एक कंजम्पशन एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगी जब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे साइकोलॉजिकली। ठीक है, जैसे हमने शुरू में बात डिस्कस की थी कि वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट ओनली, वी आर एक्चुअली सेलिंग द एक्सपीरियंसेस एज वेल। और ये एक्सपीरियंसेस एनहांस तब होंगे और लॉयल हमारे कस्टमर्स तब आएंगे व्हेन दीज पीपल्स आर एक्चुअली कनेक्टेड टू ईच अदर, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि जब इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो बेसिकली उसके आपस में जब ग्रुप्स बना लेते हैं, उसके साथ अटैच हो जाती हैं, तो वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। ठीक है, वो उनकी जो स्पेसिफिक जो फंक्शंस होते हैं उनको भी अटेंड करते हैं, और ना सिर्फ उन फंक्शंस को अटेंड करते हैं, खुद से भी फंक्शंस का इनकाद करते हैं। जैसे हार्ले डेविडसन बाइक्स के जो मेंबर्स हैं, उनके अक्सर मीटअप्स होते हैं, उनके अक्सर उन्होंने टाइम रखे होते हैं, जो या जगह डिसाइड की होती है जहां वो मिलते हैं और डिस्कशंस करते हैं। और ऑब्वियसली फिर उस डिस्कशन में बहुत ज्यादा डिस्कशन जो है वो उस प्रोडक्ट के बारे में होती है। और फिर ये भी होता है कि वो ब्रांड मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। जैसे कोई सीनियर ब्रांड मेंबर है, वो ज्यादा टेक्निकली साउंड है, उस प्रोडक्ट के बारे में उसको ज्यादा पता है, तो वो अपने किसी जूनियर मेंबर जो है उसको समझाएगा, बताएगा कि इस ब्रांड को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, इसको आप किस तरीके से अच्छा लेके चल सकते हैं। सिमिलरली फिर क्या होता है कि जब उस ब्रांड की या उस कंपनी की कोई नई प्रोडक्ट रिलीज आती है, तो वो ब्रांड कम्युनिटीज रश करती हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सो ये ब्रांड कम्युनिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि उसके जो ऑनर्स हैं वो बड़े इंथुजियास्टिक्स होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब आजकल जैसे टेस्ला कार है, अब यू विल बी वेरी मच अमेज्ड टू हियर कि टेस्ला का जो ऑनर है एलन मस्क, उसने वेरी रिसेंटली, हार्डली आई थिंक फ्यू डेज अगो, बिल गेट्स को बीट किया है एज द वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैन। ठीक है, और बहुत कम अरसे में ये टेस्ला कार्स जो है, इन्होंने अपनी जो ब्रांड है उसको बहुत ज्यादा इन्हांस किया है बहुत कम अरसे में। और बड़ा चूंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि फिर लोग जब उसको फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने उसकी ब्रांड कम्युनिटीज बनाई हुई हैं। और वो ब्रांड कम्युनिटी में फिर ये भी है, जैसे एग्जांपल इज गिवन ऑनलाइन, कि एक मेंबर था, ही वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, और बेसिकली वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला था कि उसकी बस आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसने मर ही जाना था, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसको एक टेस्ला कार मिले। आपको पता है कार्स जब भी खरीदते हैं इस तरह की, तो उनके अंदर थोड़ा एक डिले टाइम आता है, उनकी डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी वो क्यू में था, उसको कार मिलने में थोड़ा टाइम था। तो अब उन्हीं ब्रांड कम्युनिटीज के जो एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर था, ठीक है, उसकी मदद से उसने ऑनर्स को रीच आउट किया, और ऑनर्स ने उस बंदे को वो कार जो है वो जल्दी दिलवा दी। और ना सिर्फ उस कार दिलवाई, उस मरते हुए बंदे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने उसको फैक्ट्री का टूर भी लगवाया, उसको जो है इन्वॉल्व किया उस फैक्ट्री के प्रोसेस में। और यहाँ से कंपनी की फिर अगेन गुडविल जो है वो एडवर्टाइज होके बाकी कंज्यूमर्स की तरफ गई। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मार्केटर्स के लिए ब्रांड कम्युनिटीज जो है, ऑफ कोर्स इट ऐड वैल्यूज टू द ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट एंड बिल्ड इंटेंस लॉयल्टी। तो आप जैसे अपने ब्रांड का जो ब्रांडिंग का जो दूसरा कोर्स स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। और तो ब्रांड कम्युनिटीज इज वन ऑफ द वे दैट यू कैन ऐड अ लॉयल्टी टू योर brand. Building a brand community involves establishing relationship with the owner and helping owners establishing relationship with each other. So this figure basically demonstrates that why it is important to create brand communities और क्या क्या उसके फायदे होते हैं। You have customer loyalty, you have customer connections, you have customer engagement, you have new marketing ideas, obviously, and you have a glowing recommendations.
ऑनलाइन कम्युनिटीज और सोशल नेटवर्क्स, ऑब्वियसली अब तक हमने जो बात की थी उसके अंदर हम फिजिकल सोशल नेटवर्क्स और ऑनलाइन दोनों की बात कर रहे थे। अब स्पेसिफिकली अगर हम ऑनलाइन कम्युनिटी की बात करें, इट इज़ अ कम्युनिटी दैट इंटरेक्ट्स ओवर अ टाइम अराउंड अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इसके जो भी तरीके हमारे सामने हैं, वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दोज वेज। यू कैन हैव ऑनलाइन मैसेज बोर्ड्स एंड डिस्कशन ग्रुप्स, ब्लॉग्स, एज वेल एज कॉर्पोरेट्स एंड नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स। ये जिस तरह मैंने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लगाई हुई है, द क्रैक रूम क्लब, आई माई सेल्फ इज अ मेंबर ऑफ दैट क्लब। आई लाइक टू ट्रैवल एंड ऑब्वियसली इवन इफ आई एम नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, और इस साल तो वैसे भी ट्रैवलिंग जो है वो बहुत हद तक उसमें बड़ी ब्रेक्स लगी रही हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, बट बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप गिव मी अ सेटिस्फेक्शन दैट मुझे अपडेट्स मिल रही हैं, आई कैन वॉच अदर पीपल ट्रैवल। और सिर्फ ये कि जब हम ट्रैवल करने लगे तो ये भी हमें फ़ायदा होता है इस तरह के ग्रुप्स का कि हम अपडेट्स मिल जाती हैं। ये भी फ़ायदा होता है कि हमें वहाँ पे अकोमोडेशंस के बारे में पता चल जाता है, किस जगह पे कब जाना चाहिए, कौन सा सीज़न बेस्ट है किस जगह पे विजिट करने के लिए, और रीसेंट डेवलपमेंट्स वहाँ पे क्या है, रास्ते खुले हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें इस तरह के ग्रुप से पता चल जाती हैं। तो इस तरह के जो फेसबुक ग्रुप्स हैं वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं, और आप में से बहुत सारे लोग उनके मेंबर्स भी होंगे। कौन कौन सी वेबसाइट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जिससे हमें पता है कि फ्रेंडशिप वाले सोशल नेटवर्क्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम सर फहरिस्त है। देन वी हैव मीडिया शेयरिंग वेबसाइट्स जिसमें यूट्यूब और विमियो कम है, ऑब्वियसली यूट्यूब जो है छाई हुई है, और यूट्यूब के ऊपर भी जो उसका जो कमेंट सेक्शन है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ मार्केटर। इसी तरह एडवर्टीजमेंट भी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और उसके एड्स जो हैं उसकी डिपेंड अपॉन के कौन कितने व्यूज़ हो गए हैं उस हिसाब से उसकी एड्स की प्राइस भी लगती है। देन वी हैव कॉर्पोरेट और ब्रांड वेबसाइट्स, हर कंपनी अपने भी वेबसाइट्स बना के उनको मशहूर कर सकती है। जैसे लेगो ने लेगो आइडियाज़ की बड़ी मशहूर उसकी वेबसाइट है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली लेगो इज़ अ वेरी क्रिएटिव प्रोडक्ट, तो उसकी क्रिएटिविटी में ही लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैच हो जाते हैं। देन वी हैव अ बिजनेस नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन, एंड माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, ऑब्वियसली ट्विटर जो है उसके एक अपना फेम है, उसके अपनी फॉलोइंग है, और बहुत हद तक वो स्पेसिफिकली इन यूएस से ट्विटर जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। जब बात सोशल नेटवर्क की हो रही है तो वी शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ कि किस तरीके से सोशल नेटवर्क्स का ट्रेंड जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्हांस हो रहा है। और ऑब्वियसली द बेस्ट वे टू चेक आउट अ ट्रेंड इज टू सी द न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो हमारे न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स होते हैं किसी भी चीज़ के। So if we see that we have almost 3.81 billion people using social media network, which is almost 50% of the total population of the world. इसका मतलब है कि 50% of the population is accessible on social media, and the trend is like that कि almost 2.07 billion थे 2015 में, और 5 साल में वो nearly डबल हो गए। सो दिस ट्रेंड इज दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, और ऑब्वियसली कोविड में तो और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी मार्केटिंग की वर्ल्ड के ऊपर आया होगा। आउट ऑफ 3.81 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स, 98.6 यानी ऑलमोस्ट एवरीवन इज एक्सेसिंग दैट वेबसाइट थ्रू अ मोबाइल डिवाइस। यानी कि अब ट्रेंड है मोबाइल डिवाइसेस का, और इस हिसाब से वो एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई है। इन 2020 द एवरेज टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया इज 2 hours एंड 24 मिनट्स, यानी दिन के तकरीबन 2.5 घंटे ऑन एवरेज एक बंदा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड कर रहा है बिटवीन 16 to 64 ईयर ऑफ एज। द एवरेज नंबर ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स अ पर्सन हैज इज 8.6। ऑलमोस्ट हर बंदे के जो किसी के 16 भी हो सकते हैं, किसी के 2 भी हो सकते हैं, बट द एवरेज इज 8.6 जो उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की ग्रोथ पिछले साल में एशिया में हुई, जिसमें इंडिया सर फहरिस्त है। यूरोप अफ्रीका में हुई, साउथ अमेरिका में हुई, फिर नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी हुई, यूरोप में थोड़ी हुई, और ऑस्ट्रेलेशिया में थोड़ी हुई। इसका मतलब है एशिया इज द लीडिंग ट्रेंड इन सोशल मीडिया ग्रोथ। ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलेशिया वो वाली कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट रीच हो रहा है। पीपल यूज सोशल मीडिया फॉर वर्क, ऑलमोस्ट 43% अपने काम के लिए उसको यूज करते हैं। The country with the most significant social media growth was India with 130 million new people joining। इसका मतलब है कि वहाँ पे चूंकि पिछले सालों में इंटरनेट की एक्सेस बहुत ईजी हुई, 4G का कॉन्सेप्ट तो पहले से था, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने 4G को बहुत चीपली पैकेजेस दिए, लोगों को एक्सेस हुई, तो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उस तक एक्सेस हुई, और ऑब्वियसली वो सब लोग ऑनलाइन मौजूद हैं।
अब मार्केटर के लिए इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग या मार्केटर के लिए इसमें क्या फायदा है? मोर एंड मोर कंज्यूमर्स आर यूजिंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स टू डिस्कस एंड रिव्यू देयर प्रोडक्ट्स स्लैश ब्रांड्स। ये है मार्केटर के लिए कि ये हमें पता चल रहा है कि पीपल आर यूजिंग देयर ब्रांड्स, पीपल आर एक्चुअली डिस्कसिंग देयर ब्रांड्स and reviewing their products online. A large number of firms indicate that they acquired customers through social media. 2/3 of consumers who interact with brands via social media are more likely to recall the brand, share information about the brand, feel connected and purchase. So it's a whole new world out there जहाँ पे हमने फोकस करना है, हमने अपनी प्रेजेंस रखनी है एंड देयर इज अ चांस कि आप अगर मार्केटिंग की जॉब करें तो वहाँ पे आप किसी भी कंपनी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको हैंडल कर रहे हो। तो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द ट्रेंड्स दैट आर गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया और किस तरीके से लोग वहाँ पे ब्रांड्स को फॉलो करते हैं। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस व्हेन यू आर डूइंग ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, और ये वो चीज़ें हैं कि जो रिसर्च से पता चल रही हैं आपके इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है तो यू शुड फॉलो दीज पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स। नंबर 1 इज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि एक कंपनी जो ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दिखा रही है उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी अपना कंटेंट शेयर करे या जब भी ऑनलाइन मार्केटिंग करे तो अब ट्रांसपेरेंट रहे, हेरा फेरी से बाज आए, कुछ इस तरह की हरकत ना करे कि अपने आप को आइडेंटिफाई किए बगैर अपने आप को ही कस्टमर बना के अपने कुछ मार्केटर्स को या अपने कुछ एम्प्लॉयज को कस्टमर शो करके वो अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करे। इसकी एग्जांपल एक दफ़ा सोनी ने ऐसे किया था और बाद में उसको वो पकड़ा भी गया था कि उसने क्या किया कि जब उसका एक PSP यानी प्ले स्टेशन उसने लॉन्च किया तो उसने एक व्लॉग बनाया, ब्लॉग बनाया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। और वो PSP वो एक फेक ब्लॉग था जो उसने एक बच्चे की तरफ से बनाया और उसके अंदर ये शो किया कि जी वो अपने एक दोस्त से डिस्कस कर रहा है कि उसने ये वाला PSP खरीदना है और उस पेरेंट्स जो हैं वो उसको प्रिफर करें। अब बात यह है कि लोग जो हैं वो आजकल थोड़े से होशियार हो गए हैं, वो सोर्स तक जाने की कोशिश करते हैं। तो जब उस ब्लॉग के डोमेन को ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो एक मार्केटिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो जब भी इस किस्म के काम करने की कोशिश करेंगे, यानी दराज.pk पे आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आप अपनी प्रोडक्ट के पॉजिटिव रिव्यूज खुद ही देते जा रहे हैं एक एनोनिमस कस्टमर बन के या कोई और कस्टमर बन के, तो ऑब्वियसली विद द टाइम ये चीज़ जो है आइडेंटिफाई हो जाएगी। कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगी? जब आपकी ऑब्वियसली आपको बहुत हाई स्टार्स रेटिंग मिली होगी लेकिन आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं होगी तो लोग उसको यूज़ करके कहेंगे यार कि इसकी रेटिंग तो फेक है। Secondly, people expect कि you should be part of the community. although companies जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट यूज़ करती हैं, बैनर्स यूज़ करती हैं, अपने एड्स चलाती हैं, फेसबुक के ऊपर चलाएं या फिर यूट्यूब के ऊपर चलाएं, बट कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। उन्होंने फेसबुक के पेजेस बनाए होते हैं, ठीक है, और उन्होंने इस तरह के फीडबैक के पेजेस बनाए होते हैं और फिर वो कस्टमर को सुन के उनकी बात अपनी कस्टमर सर्विसेज जो है उसको बेटर करती हैं और अगर उनको कोई सर्विस फेलियर्स आ रहे हो तो उसको रिकवर करने की कोशिश करती हैं, यानी उसके अंदर कोई कोताहियाँ हो तो उनको दूर करने की कोशिश करती हैं। थर्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड टू अंडरस्टैंड कि हर डिफरेंट वेबसाइट या डिफरेंट जो सोशल मीडिया का जिस कहते हैं जो प्लेटफॉर्म है उसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है। किसी के बैनर्स हैं, किसी में पॉपअप एड ज़्यादा यूज़ होते हैं और कई जगह ये भी कि कंपनीज को समझना चाहिए कि उनको अपने चैनल्स रन करने हैं, अपने पेजेस बनाने हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जिस तरीके से कई कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने ऐसे पेजेस बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग खुद आके इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे लोग खुद आके क्वेश्चनिंग करते हैं, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स उधर बैठे होते हैं, उसको आंसर कर रहे होते हैं और उसको जो है वो चला रहे होते हैं। कईयों ने अपने यूट्यूब के चैनल्स बनाए होते हैं, उसमें अपनी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उसमें अपनी फैक्ट्रीज के विजिट करवाते हैं, उसके अंदर जो सोशल मार्केटिंग है या ग्रीन मार्केटिंग है उसके एस्पेक्ट से लेके चलते हैं।
बट ऑलवेज रिमेंबर बीइंग अ मार्केटर के समटाइम्स ऐसे होता है कि एक चीज डिस्कस बहुत ज्यादा हो रही होती है, उसके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, उसके फेसबुक के लाइक्स बहुत सारे हैं, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि आपकी परचेज भी इससे इंक्रीज हो रही है। यानी जस्ट बीइंग अ डिस्कस्ड और जस्ट बीइंग अ वेरी पॉपुलर ब्रांड ऑनलाइन डज नॉट मीन कि आपकी सेल्स जो है इंक्रीज हो रही है। देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, जैसे क्वालिटी बहुत मैटर करती है, जैसे आपकी कस्टमर्स को आपकी प्राइसिंग बहुत मैटर करती है, आपकी पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, वो चीज़ें भी साथ साथ ज़रूरी होती हैं। बट देयर आर मैनी फर्म्स लाइक ओरियो जिन्होंने बड़े अच्छे किस्म के अपने पेजेस बनाए हुए हैं, वहाँ पे न्यू वो अपने रेसिपीज फॉलो करते रहते हैं ओरियो से जो बनती हैं। अब वो ओरियो को सिर्फ चाय वाले बिस्किट से हट के उसको डिशेस के अंदर यूज होने वाले बिस्किट के जरिए भी इंट्रोड्यूस कराती हैं, कस्टमर्स को एंगेज करती हैं, कस्टमर्स की फीडबैक जो है वो साथ साथ मिलती रहती है और अपनी प्रोडक्ट को जो है वो बेहतर से बेहतर करते जाती हैं। वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पार्ट वन ऑफ आवर चैप्टर। ठीक है, और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रेफरेंस ग्रुप्स जो हैं वो हमारे कंजम्पशन प्रोसेस के ऊपर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी क्या क्या तरीक़ाकार होता है या क्या मोड्स होते हैं जिससे कोई रेफरेंस ग्रुप जिसका हम पार्ट हैं वो हमारे कंजम्पशन प्रोसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तीन तरीके होती हैं या थ्री वेज होते हैं जिससे कोई भी रेफरेंस ग्रुप जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। नंबर वन इज इंफॉर्मेशनल। जब कोई ग्रुप, आप इंडिविजुअल, वो किसी और ग्रुप मेंबर का मशवरा या उसको देख के उसको एक इंफॉर्मेशन हासिल हो कि मुझे प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, तो दिस इज एन इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। So when an individual uses behaviors and opinions of reference group behavior as a potentially useful bits of information, आपको लगे, आप किसी और बंदे को देखते हैं कि यार ये माहिर है, इसको चीज़ों का पता है, ये डॉक्टर है, इसको डॉक्टर्स की प्रोडक्ट्स का पता है, आप उसके मशवरे पे अमल करते हुए अपने किसी फैमिली मेंबर में किसी डॉक्टर से ही पूछेंगे ऑब्वियसली कि मुझे कौन सी मेडिसिन चाहिए लेनी चाहिए, मुझे कौन सी टूथपेस्ट लेनी चाहिए, मुझे कौन सा जो है वो किस तरह का खाना खाना चाहिए। ये वो इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिसमें आप देखते हैं द अदर पर्सन इज एन एक्सपर्ट, यू फील लाइक एक्चुअली, और फिर आप उसको फॉलो करते हैं, उस जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है या उससे पूछते हैं उसके बारे में, तो देन दिस इज एन इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। सेकंड इज अ नॉर्मेटिव। थोड़ा सा खतरनाक है नॉर्मेटिव, थोड़ा सा इसमें एक नेगेटिविटी का आंसर भी आ जाता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इन्फ्लुएंस होता है किसी ग्रुप का किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर, अब आप कोई प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए खरीदें कि उस प्रोडक्ट की वजह से आपको दूसरे लोग शाबाश देते हैं, दूसरे लोग प्रेज देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं या आपको पसंद किया जाता है, हालांकि आपको खुद उस प्रोडक्ट में कोई इस तरह का फीचर नज़र नहीं आता, लेकिन यू आर जस्ट परचेजिंग दैट प्रोडक्ट बिकॉज यू वांट एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर पीपल, ये नॉर्मेटिव है। और यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट और नॉट यूजिंग अ प्रोडक्ट क्योंकि आप दूसरों से की इंसल्ट से बचना चाहती हैं, उनके क्रिटिसिज्म से बचना चाहती हैं, देन अगेन दिस इज अ नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। और नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गेस्ट कब होता है? जब आपके किसी ग्रुप में स्ट्रॉन्ग टाइज हो, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो सोशली यूज हो रही हो, यानी सबको नजर आ रही हो, तब नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा होता है। थर्ड इज द आइडेंटिफिकेशन। अगर आप किसी वैल्यूज को दिल से मानते हैं, ठीक समझते हैं किसी ग्रुप की किसी एक्टिविटी को, और उसको सामने रख के आप कोई परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, यानी आप यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, यू आर पार्ट ऑफ अ फैमिली विच लाइक्स टू वेयर शलवार कमीज ऑन सर्टन ओकेजन्स, ठीक है, और आपको कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं है, लेकिन आपको भी उस ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन की वजह से वो शलवार कमीज पहनना अच्छा लगता है, तो फिर ये आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस होगा। आप उनकी तरह के लगना चाहते हैं, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस होगा। तो यहाँ पे देयर इज एन एग्जांपल जो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेगी कि कब इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस होता है, कब नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है और कब आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम है टिम। अब टिम कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है? तीन तरीकों से। पहले है इंफॉर्मेशनल। अ फ्रेंड मेंशंस दैट
ब्रुक्स ब्रदर हैज अ गुड सिलेक्शन ऑफ सूट्स, यानी एक दुकान है ब्रुक्स ब्रदर जिसके पास सूट्स की सिलेक्शन अच्छी है। फ्रेंड ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, टिम को नया सूट चाहिए था, टिम ब्रुक्स ब्रदर पे वो सूट खरीदने चला गया। दिस इज अगेन इंफॉर्मेशनल। एट सेवरल फ्रेंड्स होम्स, पता चला कि मैक्सवेल हाउस की कॉफी सर्व होती है। टिम को पहले नहीं पता था, उसने फ्रेंड्स के विजिट किया, देखा कि वहां पे मैक्सवेल हाउस से कॉफी लेके आती हैं। टिम डिसाइडेड टू गिव मैक्सवेल हाउस अ ट्राई। अब वो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस नहीं, लेकिन जस्ट उसने कहा कि यार ये कॉफी अच्छी होगी, अच्छी लगी है, वो एक इन्फॉर्मेशन उसको वहां से मिली, वो ले आया। अब इसमें फ्रेंड्स का अमल दखल नहीं है, उन्होंने कोई मशवरा नहीं दिया, उन्होंने कोई फोर्स नहीं किया, जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। द बेस्ट स्कायर इन द ग्रुप यूजेस ट्रैक स्काइज, यानी ट्रैक दुकान का नाम है, वहां से स्कीज इनफैक्ट लेके आया। सो टिम बाइज अ सेट ऑफ ट्रैक। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट स्कायर है, जिसको उस चीज को करना ज्यादा अच्छा आता है, यानी जिस तरह एड्स में होता है कि डेंटिस्ट का मशवरा, ठीक है, तो डेंटिस्ट हम समझते हैं कि जी डेंटिस्ट 10 में से 9 जो है वो ये यूज करते हैं, तो हम कहते हैं यार डेंटिस्ट को दांतों के बारे में पता है, तो वो वाली टूथपेस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाती है। अच्छा, अब नॉर्मेटिव में क्या है? जिस तरह टू नेबर्स जोक अबाउट टिम्स कार बीइंग डर्टी, ठीक है। अब चूंकि नेबर्स का एक इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर, वो थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी उनकी यारी दोस्ती भी हो। सो टिम वॉशेज एंड वैक्सेस हिज कार, उस इंसल्ट से बचने के लिए। टिम नोटिसेस दैट हिज फ्रेंड्स बाय प्रीमियम बियर्स थ्रू दो ही कांट टेस्ट द डिफरेंस, ठीक है। अब वो फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ ना आइडेंटिफाई होना चाहता है टिम। अब वो बियर्स जो है टिम को नहीं समझ आती, वो उसको नहीं पता कि कोक और पेप्सी में क्या डिफरेंस है, उसके लिए दोनों सेम है। लेकिन जस्ट चूंकि फ्रेंड्स कोक यूज कर रहे हैं, सो फॉर द पार्टीज टिम बाइज दोस पर्टिकुलर कोक या वो प्रीमियम बियर्स जो जहाँ पे एग्जांपल है। आल तो अपने घर में वो कोई भी ले आए, वो कोक ले आए, पेप्सी ले आए, गौरमे कोला ले आए, उसको फर्क नहीं पड़ता। अगेन दिस इज अ नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। And ad stresses that even your friends won't tell you if you have a bad breath, they will just ignore you. यानी एडवर्टीजमेंट इस तरह की गई कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी आपके फ्रेंड्स आपको नहीं बताएंगे कि आपके मुंह से बदबू आती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी आती तो होगी, उन्होंने आपको अज्यूम करा दिया, और उसमें कहा जी फ्रेंड्स को पता चल रहा है, वो आपके पीछे ये बातें कर रही हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे, तो आपने फ्रेंड से डरा दिया। सो टिम बाइज द रिकमेंडेड माउथ वॉश। लास्ट में आइडेंटिफिकेशन, आप किसी ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप उसकी वैल्यूज और नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं। सो ओवर टाइम टिम नोटिसेस दैट सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स ड्रेस कंजर्वेटिवली, सूट्स पहनते हैं, ज्यादा फॉर्मल किस्म के ड्रेसेस पहनते हैं। तो टिम बिलीव्स दैट अ कंजर्वेटिव इमेज इज अप्रोप्रिएट फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड डेवलप्स अ कंजर्वेटिव वार्डरोब। तो आहिस्ता आहिस्ता टिम ने भी उस तरह के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि वो अपने आप को एग्जेक्टिव्स के, जो सक्सेसफुल एग्जेक्टिव्स हैं, उनके ग्रुप के अंदर शामिल करना चाहता है। टिम सीज एन एड शोइंग दैट स्मार्ट यंग पीपल ऑन द वे अप सर्विंग रिटोंडो। अब ये रिटोंडो कोई एक ब्रांड होगा जिसका हमें नहीं पता, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल उसका एड ये दिखा रहा है कि पीपल हु आर यंग एंड स्मार्ट वो इसको यूज करते हैं। तो टिम चूंकि यंग एंड स्मार्ट ग्रुप में अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है, तो बिगिंस टू सर्व रोटोंडो, ठीक है। इसी तरह टिम के बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्थ फूड्स इस्तेमाल करते हैं, वो अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई करता है, उनकी वैल्यूज और नॉर्म्स को एक्सेप्ट करता है। तो टिम ने भी वो हेल्थ फूड्स जो हैं वो कंज्यूम करना शुरू कर दिए। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड, जिसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप्स, और उसके कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है, और क्या अफेक्ट होता है, यानी डिग्री ऑफ अफेक्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर तो प्रोडक्ट जिसकी यूजेज बहुत विजिबल हो, यानी वो प्रोडक्ट सामने नजर आ रही है, जिस तरह शूज हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ठीक है। तो इस किस्म की प्रोडक्ट अगर है तो फिर रेफरेंस ग्रुप का इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा।
और अगर वो प्रोडक्ट जो है वो इस तरह की हो कि जो सामने नज़र नहीं आ रही, जिस तरह रेफ्रिजरेटर हो गया या आपने कौन सी इंश्योरेंस खरीदी है, ये चीज़ होगी, तो फिर उसका रेफरेंस ग्रुप का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा ये कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसकी रेलिवेंस उस रेफरेंस ग्रुप से ज़्यादा है, यानी खाने पीने की प्रोडक्ट हो तो आपके फ्रेंड्स के रेफरेंस ग्रुप से रेलिवेंस ज़्यादा है तो उनका उसके ऊपर ज़्यादा असर होगा। आपके कपड़े, आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज़्यादा है तो उसका उस पर असर ज़्यादा होगा। तो वो जितना रेलिवेंस है ग्रुप का उतना ही उसके ऊपर अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। उसके बाद जो इंडिविजुअल है वो उस प्रोडक्ट के बारे में कितना जानता है या नहीं जानता। समटाइम्स ऐसे होता है कोई टेक्निकल किस्म की चीज़ खरीदनी होती है, कोई नया मोबाइल लेना होता है, तो जैसे मेरी आदत है कि मैं लोगों से पूछता हूँ जो मैं समझता हूँ कि जिनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा, ठीक है। तो उसका मेरा उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज आई एम नॉट दैट टेक्निकली साउंड अबाउट दोज गैजेट्स। तो फिर जो रेफरेंस ग्रुप का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज़्यादा होगा। देन देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कमिटमेंट टू ग्रुप। अगर आप उस ग्रुप के साथ बड़े कमिटेड हैं तो फिर आप ऑब्वियसली उनका जो मशवरा होगा वो जिस तरह भी सही गलत जैसा भी होगा वो आप उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड इफ़ द आइटम इज़ अ नॉन नेसेसरी आइटम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम नहीं है, तो फिर उस ग्रुप का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा बिकॉज आपको मसला नहीं होगा कि हम उसका मशवरा मान लें या ना मानें। सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ आवर group influence on consumer behavior. We will continue next week with this same टॉपिक। और इसमें इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगले स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस होंगी, तरीक़ाकार डिस्कस होंगे जिस तरह हम कस्टमर्स को जो है ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट।